आज हमारा बायोमोलिक्यूल्स का सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। प्रोटीन बचा हुआ है और इधर एंजाइम बचा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह है। उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। ठीक है, करते हैं शुरू। प्रोटीन प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड। यहाँ एक टर्म क्या लिखा हुआ, पॉलीपेप्टाइड। अब पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक प्रोटीन, जैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता कैसे है, एक एमिनो एसिड A1 मान लीजिए इसको, एमिनो एसिड A2, एमिनो एसिड A3, एमिनो एसिड A4। ये जो एमिनो एसिड आपस में जब ज्वाइन करेगा तो इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन एक्चुअली में है क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब एक पॉलीपेप्टाइड का चेन होगा। पेप्टाइड बॉन्ड बहुत मतलब एक से ज़्यादा नंबर में है, 4-5 से ज़्यादा नंबर में है। उस चेन को हम लोग बोल देते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसके बीच में क्या प्रेजेंट है, पेप्टाइड बॉन्ड। और दो अमीनो एसिड आपस में जब जुड़ा होता है तो उसके बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन के बारे में क्या लिखा, प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, दे आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड। मतलब एक चेन बना हुआ है, लीनियर चेन। किस चीज़ का, एमिनो एसिड का। सारा एमिनो एसिड अलग अलग होगा, एक एमिनो एसिड नहीं होगा। ये एमिनो एसिड A1 है, ये एमिनो एसिड A2, एमिनो एसिड A3 एंड एमिनो एसिड A4। सारा एमिनो एसिड आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है, दे आर लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड एज सोन इन द फिगर 9.3। तो फिगर 9.3 देख लेते हैं, कहाँ पे है फिगर 9.3, नीचे ही होगा। फिगर 9.3 में ये जो पहला स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चेन। एक एमिनो एसिड दूसरा तीसरा चौथा सब आपस में एक ज्वाइनिंग किया हुआ एक चेन बना रहा है। इस चेन को हम लोग बोल देते हैं चेन को बोल देते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके लिए बीच में प्रेजेंट कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लीनियर चेन ऑफ प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर चेन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे क्या लिखा हुआ है। सो इसमें लिखा हुआ है कि ईच प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। कि जितना भी तरह का प्रोटीन है हमारे बॉडी में या फिर किसी अदर एनिमल में भी जो जितना भी तरह का प्रोटीन होता है, सब है क्या, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। मतलब कि उसमें एमिनो एसिड का ही संख्या एक, मतलब एमिनो एसिड अपना चेन बना करके अलग अलग नंबर ऑफ अलग अलग पैटर्न में चेन बनाएगा, अलग अलग एमिनो एसिड अलग अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। मतलब कि एक ही अमीनो एसिड A1, अमीनो एसिड A2, अमीनो एसिड A3 इस तरह से जोड़ते गए हैं और एक चेन का फॉर्मेशन हुआ है। उस चेन को हम लोग बोल दिए पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, कि एमिनो एसिड A1, एमिनो एसिड A2, एमिनो एसिड A3, एमिनो एसिड A4 सब आपस में जुड़ा हुआ है, एक चेन बना हुआ है। इसको हम लोग बोल रहे हैं पॉलीमर। क्या बोल रहे हैं इसको, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन एक्चुअली में क्या है, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एज देयर आर 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड। हमारे पास एमिनो एसिड कितना है, 20 टाइप का एमिनो एसिड है। एग्जाम्पल एलानिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एक्सेट्रा। अ प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर। अब प्रोटीन के बारे में यहाँ बोल रहा है कि प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर यहाँ टर्म क्यों यूज़ किया, हेटेरोपॉलीमर टर्म इसलिए यहाँ पे यूज़ किया हुआ कि जो प्रोटीन बनता है, सब प्रोटीन में जो एमिनो एसिड हम लोग जोड़ रहे हैं सब अलग अलग एमिनो एसिड है। सब कैसा एमिनो एसिड है, सब अलग अलग है। अगर सेम रहता तो सबको हम यहाँ पे नाम देते ए इस तरह से ए कर देते, लेकिन सारा एमिनो एसिड कैसा है, अलग अलग है। इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं A1, A2, A3, A4, है ना। तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं इट इज़ अ हेटेरोपॉलीमर। प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर। क्यों बोले हेटेरोपॉलीमर, क्योंकि सारा एमिनो एसिड कैसा लगा हुआ है, अलग अलग है। सब एक दूसरे से अलग है, सबका नाम अलग है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एलेनिन है, सिस्टीन है, यहाँ मान लो एलेनिन लगा दिए, यहाँ सिस्टीन लगा दिए, यहाँ प्रोलीन लगा दिए, यहाँ ट्रिप्टोफैन लगा दिए, तो सारा एमिनो एसिड अलग हो गया। तो इसीलिए इसके लिए टर्म क्या यूज किया जा रहा है, हेटेरोपॉलीमर। ठीक है, यहाँ तक। अब बात करते हैं आगे। आगे क्या दिया हुआ, हेटेरोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर, कि प्रोटीन इज नॉट अ होमोपॉलीमर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लीजिए
प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर। प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर। ठीक है, अब बात करते आगे। आगे क्या लिखा हुआ है? अ होमोपॉलीमर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर। अगर प्रोटीन होमोपॉलीमर रहता तो यहाँ पे जितना भी अमीनो एसिड में A1 A2 A3 किए हैं सारा क्या रहता? सारा सेम रहता, सब रहता इस तरह से ए इस तरह से रहता। अगर प्रोटीन होमोपॉलीमर रहता तो सारा अमीनो एसिड क्या रहता? सेम रहता। लेकिन क्या यहाँ पे प्रोटीन होमोपॉलीमर है? प्रोटीन इज़ नॉट अ होमोपॉलीमर, प्रोटीन इज़ अ हेट्रोपॉलीमर। सारा जो अमीनो एसिड इसमें लगा होता है सब क्या होता है? एक दूसरे से अलग होता है। इसीलिए प्रोटीन को क्या बोल रहे हैं हम लोग? प्रोटीन को हम लोग बोल रहे हैं प्रोटीन इज़ अ हेट्रोपॉलीमर नॉट अ होमोपॉलीमर। अ होमोपॉलीमर हैज़ ओनली वन मोनोमर। जो होमोपॉलीमर होता है उसमें मोनोमर क्या होता है? सारा मोनोमर सेम होता है, रिपीटिंग n नंबर ऑफ टाइम। This information about the amino acid content is important as the later in your nutrition lesson you will learn that certain amino acids are essential for our health and they have to be supplied through our diet. ठीक है, hence the dietary protein are the source of essential amino acid. Therefore amino acid can be classified can be essential or non essential. हमारे पास अमीनो एसिड दो तरह का हो सकता है, बेसिस अलग अलग है कि एक अमीनो एसिड हम लोग बोल रहे हैं दो तरह का। एक अमीनो एसिड को बोल रहे हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड को बोल रहे हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? हेंस द डाइटरी प्रोटीन आर सोर्स ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड, कि वैसा अमीनो एसिड जो हमें हमारे डाइट में चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड। वैसा अमीनो एसिड जो हमारे डाइट में रिक्वायर्ड नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, समझ में आया बात? अभी हम लोग देखिए क्या, इसको साइड में लिखते जाएंगे कि दो तरह का हम लोग अभी पढ़े प्रोटीन, एक पढ़े एसेंशियल एंड एक नॉन एसेंशियल। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए प्रोटीन विच इज़, आप लोग भी साइड में लिखते जाइएगा, प्रोटीन which is required in our diet। वैसा प्रोटीन जो हमारे डाइट में रिक्वायर्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड। एक होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है? प्रोटीन विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन आवर डाइट, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन आवर डाइट, उसको हम लोग क्या बोले? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। Therefore, the amino acid can be classified as essential and non-essential. The latter are those which our body can make। मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि एसेंशियल बाद वाला, नॉन एसेंशियल वाला क्या है? जो हमारे डाइट में रिक्वायर्ड नहीं है, हमारे डाइट में रिक्वायर्ड नहीं है बट हमारा बॉडी क्या कर सकता है? उसको प्रिपेयर कर सकता है। और एसेंशियल वाला हमारे बॉडी को हमारे डाइट में रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि हमारा बॉडी इसको बना नहीं पा रहा है, इसीलिए इसको हमारे कहाँ पे चाहिए? डाइट में चाहिए। नॉन एसेंशियल वाला क्या है कि हमारे बॉडी डाइट में इसको नहीं चाहिए क्योंकि हमारा बॉडी इसको खुद से बना ले रहा है, इसीलिए हमारे डाइट में ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का रिक्वायर्ड नहीं है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वैसा अमीनो एसिड जो हमारा बॉडी खुद से बना ले रहा है, डाइट में रिक्वायर्ड नहीं है। एसेंशियल अमीनो एसिड वैसा अमीनो एसिड जो हमारे डाइट में रिक्वायर्ड है, बॉडी खुद से बना नहीं पा रहा है, इसीलिए इसको हमको कहाँ पे चाहिए? हमारे डाइट में चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। We get essential amino acid through our diet या food. Protein carry out many functions in the living organism. Some transport nutrient across the cell membrane. Some fight infectious organism. Some are hormones. Some are enzymes, etc. Collagen is the most abundant protein in the animal world and ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase is the most abundant protein in the whole of the बायोस्फीयर। इसको हम लोग साइड में लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में ये वाला पूछा हुआ है। कोलेजन
कोलेजन इज मोस्ट अबंडेंट collagen is most abundant protein collagen is most abundant protein in animal world ठीक है। उसके बाद एक और प्रोटीन है राइबोलोज, एक्चुअली में तो एंजाइम है राइबोलोज, या फिर शॉर्ट में लिख देते हैं रुबिस्को। ये हम प्लांट में भी पढ़ना है हम लोग को, RU 11th क्लास में। रुबिस्को इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायो, ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं आगे। तो ये हमारा प्रोटीन वाला पार्ट ख़त्म हुआ। एक टेबल है यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं क्योंकि तो समझाने के लिए बनाया है। एक टेबल है यहाँ पे, ये टेबल हम लोग को याद करना है। टेबल में क्या बता रहा है कि प्रोटीन का नाम क्या दिखा, कोलेजन। इसका फंक्शन क्या है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, कि विद इन अ सेल। कोलेजन के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि कोलेजन इज अ इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। मतलब विद इन अ सेल, जैसे मान लो यहाँ पे सेल है बहुत सारा, तो उनके बीच में क्या प्रेजेंट रहेगा, ये पूरा ग्राउंड सब्सटेंस किस चीज़ का बना रहेगा, कोलेजन प्रोटीन का बना रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किस तरह से काम करता है, एंजाइम के तरह से काम करता है, ठीक है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, याद रखना है। एंटीबॉडी भी एक तरह से प्रोटीन ही है, वो क्या करता है, इन्फेक्शन से फाइट करता है। रिसेप्टर, जो हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स में बहुत तरह तरह का रिसेप्टर प्रेजेंट है ना, तो वो सब में देखिए सेंसरी रिसेप्टर, जैसे स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, हार्मोन के लिए, तो वो सब सारा रिसेप्टर भी क्या है, वो सारा रिसेप्टर भी हमारा प्रोटीन है। और यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ GLUT4 वाला एग्जाम में पूछा हुआ है कि GLUT4 करता क्या है, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसफ़र इनटू द सेल, कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर में। कौन सा रिसेप्टर, एक तरह से ये रिसेप्टर है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है, ये इनेबल करता है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन, और उसका नाम क्या है, GLUT4। याद रखना है इसको, GLUT4 क्या करता है, इनेबल करता है ग्लूकोज ट्रांसफ़र इनटू द सेल, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पॉलीसेकेराइड के बारे में बात करते हैं। पॉलीसेकेराइड में मोस्टली कुछ पॉइंट हमको याद ही रखना है। पॉलीसेकेराइड में क्या है, द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट ऑल्सो हैज़ अ पॉलीसेकेराइड। दो पैलेट बनाए थे, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन एंड एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। ऑल्सो हैज़ अ पॉलीसेकेराइड दैट इज कार्बोहाइड्रेट एज अ अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। पॉलीसेकेराइड आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। पॉलीसेकेराइड क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। दे आर थ्रेड, लिटरली अ कॉटन थ्रेड, एक्चुअली में है क्या, वो थ्रेड है, कॉटन थ्रेड, containing different monosaccharide of as a building block. For example, cellulose is a polymeric polysaccharide consisting of only one type of monosaccharide. Cellulose क्या है, एक polymeric polysaccharide है जिसमें सिर्फ एक ही तरह का मोनोसेक्राइड प्रेजेंट रहता है, दैट इज ग्लूकोज। मतलब कि सेलुलोज के, जैसे मान लो सेलुलोज है तो सिर्फ एक ही तरह का मोनोमर प्रेजेंट है। समझ गया बात को। अब सेलुलोज के बारे में लिखा हुआ है कि सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर। यहाँ पे लिखिए, एक पॉइंट लिखिए, सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर। इसका मतलब क्या होता है ना कि सेलुलोज जो है बना हुआ है सिर्फ सिंगल यूनिट मोनोमरिक, मतलब कि जो इसका मोनोमर है, सारा मोनोमर कैसा है, सेम टू सेम है, डिफरेंस नहीं है इनके मोनोमर में। तो यहाँ पे इसीलिए लिखे हैं कि सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर, जिसका जो पॉलीमर है सारा कंपाउंड कैसा है, मोनोमर इसका सेम टू सेम है। फॉर एग्जांपल, सेलुलोज इज अ पॉलीमरिक पॉलीसेकेराइड consisting of only one type of monosaccharide that is ग्लूकोज। और उसके अंदर में क्या प्रेजेंट है, सिर्फ ग्लूकोज से जोड़ करके, जैसे ग्लूकोज बहुत सारे चेन ऑफ द ग्लूकोज बना दिए इस तरह से, बहुत सारे ग्लूकोज, तो इसको हम लोग क्या टर्म दे दिए, पॉली सेलुलोज। और सेलुलोज क्या है, इट इज़ अ, इसीलिए बोल रहे हैं इट इज़ अ होमोपॉलीमर, क्योंकि उसके अंदर सारा क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सेलुलोज इज़ अ होमोपॉलीमर। अब बात करेंगे स्टार्च इज़ अ वेरिएंट ऑफ दिस। स्टार्च भी क्या है, अब स्टार्च के बारे में क्या लिख रहा है कि स्टार्च इज़ अ वेरिएंट ऑफ दिस, मतलब
कि सेलुलोज का ही एक वेरिएंट क्या है, स्टार्च है, बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट। प्लांट में एनर्जी को स्टोर कौन करता है, स्टार्च करता है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजेन, और एनिमल में जो एनर्जी को स्टोर कौन करता है, ग्लाइकोजन करता है। एक पॉइंट यहाँ पे लिखना है, इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग साइड में लिख रहे हैं, ठीक है। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इन्यूलिन है क्या, फ्रक्टोज का पॉलीमर। इस तरह से बहुत सारा फ्रक्टोज बना देंगे, एक चेन में ले करके आ जाएंगे, तो उसके लिए हम लोग टर्म क्या यूज करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इन्यूलिन। क्या बोलेंगे उसको, इन्यूलिन। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज इन अ पॉलीसेकेराइड चेन से ग्लाइकोजन द राइट एंड, इसको भी लिखेंगे, साइड में लिखेंगे कहीं पे। इन अ पॉलीसेकेराइड चेन राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड। इसको कहाँ पे लिखें, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। इन पॉलीसेकेराइड चेन, मतलब पॉलीसेकेराइड के चेन में राइट एंड को हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एंड। रिड्यूसिंग एंड एंड लेफ्ट एंड को क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग एंड। लेफ्ट एंड को हम लोग बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग एंड बोलेंगे, ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं आगे। तो ये सब जितना भी हम लोग पॉइंट साइड में लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि पॉलीसेकेराइड में राइट एंड को क्या बोलते हैं, राइट एंड को हम लोग रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं, लेफ्ट एंड को हम लोग नॉन रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं, ठीक है। इट हैज़ ब्रांचेज एज सोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टून। इस कार्टून में जैसे दिया हुआ ना, ये 9.2 में इस तरह से ब्रांचेस प्रेजेंट होता है पॉलीसेकेराइड में। स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। स्टार्च कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन। स्टार्च I2 इज अ ब्लू इन कलर। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकेज एंड कैन नॉट होल्ड I2। तो इस पॉइंट को हम लोग कहाँ पे लिखें, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें लिखिए स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल। स्टार्च can hold I2 molecule. Starch can hold I2 molecule in its helixes, मतलब कि उनके इस ये चेन बना हुआ ना, ये ब्रांच बना हुआ, उसी ब्रांच में स्टोर कर सकता है, होल्ड करके रख सकता है। इन इट्स हेलिकल पोर्शन, इन इट्स हेलिकल पोर्शन, ठीक है। और एक पॉइंट है सेलुलोज के बारे में कि सेलुलोज कैनॉट होल्ड I2 मॉलिक्यूल बिकॉज दे डोंट कंटेन हेलिकल पोर्शन। यहाँ पे लिखिए सेलुलोज कैनॉट होल्ड I2 मॉलिक्यूल बिकॉज it does not have helical portion। हेलिकल पोर्शन नहीं है इसके पास, ठीक है। इसीलिए सेलुलोज जो है सो होल्ड I2 मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। अब ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये ग्लाइकोजन का हेलिकल पोर्शन बना हुआ है, इस तरह से ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ पे हम लोग देखें क्या कि एक बार पॉलीसेकेराइड को अच्छा से देख लेते हैं। पॉलीसेकेराइड में हम लोग देखें कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, पॉलीसेकेराइड एसिड इनसॉल्युबल पूल में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है।
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें सेलुलोज के बारे में कि सेलुलोज जो है एक होमोपॉलीमर है, मतलब कि सेलुलोज का फॉर्मेशन ग्लाइकोजन से ग्लूकोज से मिल बन करके हुआ कि बहुत सारा ग्लूकोज को एक लंबे से चेन में बना दिया, उसके लिए टर्म हम लोग क्या यूज किए, सेलुलोज। तो सेलुलोज को बोले होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्यों बोले सेलुलोज को, क्योंकि उसमें सिर्फ एक मोनोमर, वही मोनोमर रिपीट होते जा रहा है, इसीलिए सेलुलोज को हम लोग बोले होमोपॉलीमर। अब सेलुलोज का ही एक वेरिएंट है स्टार्च, जो कि प्लांट में एनर्जी को स्टोर कर सकता है, और उसी का एक वेरिएंट ग्लाइकोजन, जो कि एनिमल में एनर्जी को स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें इन्यूलिन के बारे में कि फ्रक्टोज के पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्यूलिन बोलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम लोग देखें स्टार्च के बारे में कि स्टार्च जो है आयोडीन मॉलिक्यूल को अपने हेलिकल पोर्शन में होल्ड कर सकता है, और सेलुलोज जो है सो अपने आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास हेलिकल पोर्शन प्रेजेंट नहीं है। इतना ही याद रखना है हमको पॉलीसेकेराइड में। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा और है पॉलीसेकेराइड में कि प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये तो सबको ही पता है कि प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। पेपर मेड फ्रॉम द प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर आर सेलुलोजिक, वो सब भी सेलुलोजिक ही है। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन नेचर, दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक एमिनो सुगर एंड केमिकली मॉडिफाइड सुगर। एग्जाम्पल क्या दिखा, ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। इसको याद रखना, ये एग्जाम्पल को डायरेक्टली याद रखना है। क्या लिखा हुआ कि पेपर मेड फ्रॉम द प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर, वो भी सेलुलोजिक ही है। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन नेचर, हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है। दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक एमिनो सुगर एंड केमिकली मॉडिफाइड सुगर। एग्जाम्पल दिया हुआ है एमिनो सुगर एंड केमिकली मॉडिफाइड सुगर का एग्जाम्पल क्या दिया हुआ, ग्लूकोसा अमीन एंड एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। इसको याद रखना है कि ये केमिकली मॉडिफाइड शुगर का एग्जाम्पल है, ग्लूकोसा अमीन एंड एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। फिर है एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड, जो आर्थ्रोपोड होते हैं इंसेक्ट वाला ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कॉल्ड काइटिन। उनका एक्सोस्केलेटन किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है, वो भी क्या है, एक तरह से कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड ही है। दिस कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर। तो यहाँ पे एक टर्म लिखिए कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर। कॉम्प्लेक्स सेकेराइड्स आर मोस्टली होमोपॉलीमर, चलिए बहुत सही। अब आगे बात करते हैं, हमारा एक और पोर्शन फिनिश हुआ, दैट इज पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब नेक्स्ट पोर्शन देखिए, आप लोगों को करना क्या है, जो भी हम लिखते जा रहे हैं साइड में वो सब लिखते चलिएगा, तो जब रिवीजन करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आसानी से हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड में क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में लास्ट क्लास में भी कुछ बात किए थे हम लोग। द अदर टाइप ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इज द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड भी कहाँ पे प्रेजेंट है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ही प्रेजेंट है। तो इसको भी लिख दीजिए यहाँ पे, प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल पूल, प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल पूल में प्रेजेंट है ये। ठीक है, फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इन द इज द न्यूक्लिक एसिड। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हम लोग को क्लास 12 में पढ़ना है। एक्चुअली में न्यूक्लिक एसिड बनता कैसे है, न्यूक्लिक एसिड में जनरली हम लोग बात करते हैं कि नाइट्रोजनस बेस रहेगा, उसमें शुगर रहेगा, उसमें फॉस्फेट रहेगा, तो जा करके हम लोग एक चेन बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड का, और वो जब न्यूक्लियोटाइड का लंबा सा चेन बन जाएगा, एक दूसरे में ज्वाइन कर देंगे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को, तो हमारा फॉर्मेशन होता है डीएनए का और आरएनए का। न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन आता है, डीएनए और आरएनए आता है। तो डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन के लिए हमको क्या चाहिए, हमको नाइट्रोजनस बेस चाहिए, हमको शुगर चाहिए, और हमारे को फॉस्फेट चाहिए। तो जब नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट को मिला देते हैं तो हमारा बनता है न्यूक्लियोटाइड, और इसी न्यूक्लियोटाइड को हम एक चेन बना देते हैं, जोड़ते जाते हैं न्यूक्लियोटाइड को, तो हमारे पास फॉर्मेशन होता है डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। चलिए,
क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड टुगेदर विद द पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड, दीज कंप्राइजेज अ ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और अ सेल। ठीक है। फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन किससे हुआ? न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन किससे हुआ? न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हुआ नाइट्रोजनस बेस से और फॉस्फेट से प्लस शुगर से। जब ये तीनों कंपाउंड मिल जाता है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। जब नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर जब आपस में मिलेंगे तो फॉर्मेशन किसका होगा? न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो ये सब हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे थे। अब बात करते हैं आगे। आगे क्या लिखा हुआ? अ न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। एक न्यूक्लियोटाइड में कितना कंपोनेंट होता है? 3 कंपोनेंट, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट एंड शुगर। ठीक है। वन इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। द सेकेंड इज अ मोनोसेक्राइड एंड द थर्ड इज अ फॉस्फरिक एसिड। वही लिखा हुआ कि एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है नाइट्रोजनस बेस, एक है फॉस्फोरस और एक है उसमें शुगर है। ठीक है। एज वी नोटिस इन फिगर 9.1, a heterocyclic compound in a nucleic acid are a nitrogenous base named adenine, guanine, uracil, cytosine and thymine. Adenine and guanine are substituted purines. इसमें क्या लिखा? एडिनिन एंड गुआनिन आर सब्सटीट्यूटेड प्यूरिन्स। मतलब कि एडिनिन और गुआनिन हम लोग किस में लेते हैं? जैसे कि लास्ट क्लास में भी तुम लोग को बताए थे कि नाइट्रोजिनस बेस कितना तरह का होता है हमारे पास? हमारे पास 2 तरह का नाइट्रोजनस बेस होता है। एक को बोलते हैं प्यूरिन और एक को बोलते हैं पायरीमिडिन बोलते हैं। ठीक है। तो प्यूरिन में 2 नाइट्रोजनस बेस का एग्जांपल है, एडिनिन एंड गुआनिन। पायरीमिडिन में 3 है, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ा सा और आगे। आगे क्या लिखा हुआ? स्केलेटल कंपोनेंट हो गया द शुगर फाउंड इन द पॉलीसेकेराइड आर राइबोस। 2 तरह का शुगर हो सकता है, या तो उसमें राइबोस शुगर होगा या उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर है। ठीक है। क्या लिखा हुआ? स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग आर कॉल्ड प्यूरिन एंड पायरीमिडिन रेस्पेक्टिवली। द शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोस, अ मोनोसेक्राइड, पेंटोज और 2-डीऑक्सीराइबोस। तो डिफरेंस क्या है? राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या डिफरेंस है उनका। एक बार स्ट्रक्चर हम लोग पहले भी देखे हैं पर फिर से एक बार बना देते हैं। जैसे कि HOH, 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 HCH2OH। ठीक है। तो जब इसको हम लोग बोलते हैं पेंटोज शुगर। क्या बोलते हैं? पेंटोज शुगर। क्या बोलते हैं इसको? पेंटोज शुगर। कितना कार्बन है इसमें? 5 कार्बन होता है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 1 कार्बन यहाँ बाहर में लगा हुआ है। ठीक है। जब इस पॉइंट पे सेकंड नंबर, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और ये 5th डैश कार्बन, 1 डैश कार्बन, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश एंड 5 डैश। तो जब सेकंड नंबर पोजीशन पे यहाँ पे OH लगा होगा, मतलब ये कौन सा शुगर है? ये हमारा राइबोस शुगर है। कौन सा शुगर है? ये राइबोस शुगर है। ऐसे ही पहचानना कि जब सेकंड नंबर पोजीशन पे यहाँ पे OH ग्रुप लगा होगा, मतलब ये कौन सा शुगर है? ये हमारा राइबोस शुगर है। जब सेम टू सेम डीऑक्सी का भी होता है स्ट्रक्चर, HOH, HH, HOH, HCH2OH। ठीक है। नंबरिंग कर लेते हैं। 1 डैश कार्बन, 2 डैश कार्बन, 3 डैश कार्बन, 4 डैश कार्बन एंड 5 डैश कार्बन। तो इसके हमको सेकंड नंबर पोजीशन पे ध्यान देना है कि सेकंड नंबर पोजीशन पे जब OH ना लगा हो, सिर्फ H लगा हो, तो इस शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोस शुगर। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोस शुगर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। तो ये जो राइबोस शुगर है वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है? वो RNA में प्रेजेंट होता है। और डीऑक्सीराइबोस शुगर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो DNA में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को आगे करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ? द शुगर फाउंड इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोस। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जो शुगर प्रेजेंट होगा, या तो वो राइबोस हो सकता है या तो वो डीऑक्सीराइबोस हो सकता है। अ न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोस इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज DNA।
वाइल जिसमें राइबोस शुगर प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरएनए बोलेंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। प्रोटीन एज मेंशन्ड अर्लियर आर हेटेरोपॉलीमर। प्रोटीन क्या है, हेटेरोपॉलीमर है। कॉन्टेनिंग स्ट्रिंग ऑफ एमिनो एसिड, मतलब कि एमिनो एसिड का एक चेन है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स डिफरेंट थिंग इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रेफर टू मॉलिकुलर फार्मूला। जैसे कि इनऑर्गेनिक से हम लोग बात करेंगे तो स्ट्रक्चर का मतलब बोलता है कि NaCl MgCl2 इसी को स्ट्रक्चर मान लिए। ऑर्गेनिक में बात करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट ऑलवेज राइट टू डायमेंशनल व्यू ऑफ द मॉलिक्यूल्स while रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल बेंजीन एंड नेफ्थलीन। तो 3D में हम लोग बात कर लिए। फिजिस्ट लोग क्या करेंगे, फिजिस्ट कंजक्चर अब दी 3 डायमेंशनल, वो लोग 3D में बात किए, 2D से 3D में आ गए हम लोग। केमिस्ट लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट लोग किस में बात किए, वो लोग बात किए 2D स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन किए। जब फिजिक्स का टीचर है वो लोग किस में बात करेंगे, 3D में बात करेंगे कोई भी स्ट्रक्चर लेकर के। लेकिन बायोलॉजिस्ट जो है वो जो है बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एज अ 4 लेवल। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली में, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बट ये वाला लाइन पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिस्ट जो है एक स्ट्रक्चर को कितने लेवल तक डिस्कस कर सकता है, वो 4th लेवल तक डिस्कस कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन विच इज द फर्स्ट अमीनो एसिड विच इज द सेकेंड एंड सो ऑन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक होता है टर्सरी स्ट्रक्चर और एक होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का हमारे पास कितना स्ट्रक्चर है, 4 स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का कितना स्ट्रक्चर है, 4 स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर है टर्सरी स्ट्रक्चर, 3 डिग्री ले देते हैं, 3 डिग्री स्ट्रक्चर। और लास्ट है हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये 4 स्ट्रक्चर में हम लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे, 4 तरीके से पढ़ेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर को पहले पढ़ेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट एमिनो एसिड एंड द राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द लास्ट एमिनो एसिड, ठीक है। द फर्स्ट एमिनो एसिड इज कॉल्ड एन टर्मिनल अमीनो एसिड, द लास्ट एमिनो एसिड इज कॉल्ड सी टर्मिनल अमीनो एसिड, ठीक है। जैसे कि इसमें क्यों लिखा, इसको पहले हम लोग स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग समझेंगे कि ये क्यों लिखा है। इसको कहाँ पे लिख लें, इसको लिख देते हैं या तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं अच्छे से। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द फर्स्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज एन टर्मिनल अमीनो एसिड। जो पहला अमीनो एसिड है एक चेन में उसको क्या बोले, एन टर्मिनल अमीनो एसिड। एंड द लास्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड द सी टर्मिनल अमीनो एसिड। और जो लास्ट अमीनो एसिड लगा हुआ उसको हम लोग क्या बोले, सी टर्मिनल अमीनो एसिड। इसको एक बार समझते हैं, स्ट्रक्चर बन जाएगा ना तो सही रहेगा। जैसे कि हम लोग जो लास्ट क्लास में अमीनो एसिड जो बनाए थे अल्फ़ा अमीनो एसिड, उसका स्ट्रक्चर में हम लोग क्या किए थे। जैसे कि ये एक कार्बन था, इधर से COH ग्रुप लगाएं, यहाँ से एक H ग्रुप लगाएं, यहाँ पे NH2 ग्रुप लगाएं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द फर्स्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड एन टर्मिनल। पहला अमीनो एसिड क्या बोला, एन टर्मिनल। ये एक अमीनो एसिड हो गया, यहाँ पे एक वेरिएबल R ग्रुप है। इसी तरह से इसके बगल में एक और अमीनो एसिड लगा होगा, इसके बगल में एक और अमीनो एसिड 3 लगा होगा, इसको A2 कर देते हैं, A2। इसके बगल में A4 लगा होगा, इसके बगल में A5 लगा होगा, और उसके बगल में एक लास्ट अमीनो एसिड लगा होगा जिसको हम लोग COOH बोले। और इधर तो ये ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे एक वेरिएबल R ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इस चेन में जब हम लोग ऑब्जर्व किए ना, तो ये जो चेन शुरू हो रहा है कहाँ से शुरू हो रहा है, नाइट्रोजन से शुरू हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, COOH ग्रुप पे ख़त्म हो रहा है, कार्बोक्सिल ग्रुप पे ख़त्म हो रहा है। तो इस चेन का लेफ्ट एंड पे क्या लगा हुआ है, पहला नंबर पे नाइट्रोजन लगा हुआ है ना, अमीनो ग्रुप है,
और लास्ट नंबर पे कार्बन दिख रहा है, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप है तो कार्बन है इसमें प्रेजेंट, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ द फर्स्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड एन टर्मिनल। पहला अमीनो एसिड को क्या बोल रहे हैं, एन टर्मिनल बोल रहे हैं, और लास्ट अमीनो एसिड को क्या बोल रहे हैं, सी टर्मिनल अमीनो एसिड बोल रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ, द फर्स्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड एन टर्मिनल एंड द लास्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड सी टर्मिनल अमीनो एसिड। अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज अ एक्सटेंडेड रिजिड रॉड। ठीक है, द थ्रेड इज अ फोल्डेड इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स, मतलब कि प्रोटीन जैसे इस तरह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर है तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आएगा तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा कुछ इसमें हेलिकल फॉर्मेशन होगा। टर्सरी स्ट्रक्चर और फोल्ड हो जाएगा, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इस तरह से पूरा चारों तरफ से पूरा हेलिकल फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया ये हो गया आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये हो गया टर्सरी स्ट्रक्चर, और ये हो गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। स्ट्रक्चर में बोले तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इस तरह से हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इस तरह से हेलिकल फॉर्मेशन करेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया इस तरह से टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया, और फोर्थ नंबर में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और हेलिकल का फॉर्मेशन कर देगा, दैट इज़ योर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब एक बार पढ़ लेते हैं सारे स्ट्रक्चर को। ठीक है, द फर्स्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड एन टर्मिनल अमीनो एसिड, द लास्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड सी टर्मिनल अमीनो एसिड। अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज अ एक्सटेंडेड रिजिड रॉड। तो रिजिड रॉड मतलब एक स्ट्रेट का स्ट्रेट नहीं रहेगा, ये हेलिकल फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, a thread is a folded in form of helix similar to a revolving staircase. Of course, only some portion of the protein thread are arranged in a form of helix. In protein, right-handed helix are observed. Other regions of the protein thread are folded into the other form in what is called secondary structure. Secondary structure बोल दिया इसको. In addition, the long protein chain are also folded upon itself like a hollow woolen ball. जैसे इस तरह से वुलन बॉल का फॉर्मेशन किया, हॉलो वुलन बॉल गिविंग राइज टू अ टर्सरी स्ट्रक्चर। दिस गिव्स अस 3-dimensional व्यू ऑफ द प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन। और ये स्टेटमेंट को हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ है, या तो यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिए कि टर्सरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन का बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए हमारे को कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए रहता है प्रोटीन का, टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, तो याद रखना। ठीक है, इस तरह से ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिकल का फॉर्मेशन किया, राइट हैंडेड कॉइल भी बोलते हैं इसको, अल्फा हेलिक्स भी बोलते हैं इसको। ये टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया और ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एक एग्जांपल याद रखना है, हेमोग्लोबिन। क्या याद रखना है, हेमोग्लोबिन के पास 2 अल्फा सब यूनिट होता है और 2 बीटा सब यूनिट होता है। इसको याद रखना है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का कौन सा एग्जाम्पल है, हेमोग्लोबिन, जिसके पास 2 अल्फा सब यूनिट है और 2 बीटा सब यूनिट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे। सम प्रोटीन आर एन असेंबली ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड और अ सब यूनिट। The manner in which these individual folded polypeptide or subunit are arranged with respect to each other. Example: linear string of spheres arranged one upon each other in the form of cube or plate. In a architecture of a protein, otherwise is called quaternary structure of a protein. Adult human hemoglobin consists of 4 subunit. यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एडल्ट ह्यूमन हेमोग्लोबिन कितना सब यूनिट है, 4 सब यूनिट है, 2 अल्फा सब यूनिट और 2 बीटा सब यूनिट। 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू द ईच अदर, हेंस द 2 सब यूनिट ऑफ अल्फा टाइप एंड 2 सब यूनिट ऑफ बीटा टाइप टुगेदर कंस्टिट्यूट द ह्यूमन हेमोग्लोबिन। ये हमारा पोर्शन खत्म हुआ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन में मोस्टली इंपॉर्टेंट यही है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा शुरू होगा एंजाइम, और एंजाइम हम लोग एक नए वीडियो में शुरू करेंगे। एंजाइम तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोटीन तक हमारा हो चुका है। एंजाइम में समझ लीजिए एक नया ही चैप्टर है एंजाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको एंजाइम को करेंगे। तब तक के लिए बाय।